हेलो एवरीवन। तो यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी परीक्षा में जीएस की एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री ने काफ़ी लोगों को काफ़ी डरा रखा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये आपकी पहली क्लास है, आप क्लास ज्वाइन करते रहिए, धीरे धीरे आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा। जो लोग बिल्कुल शून्य पर हैं, जिनका जीएस बिल्कुल भी अभी एकदम भी तैयार नहीं है, तो उनका भी जीएस इतना तो हो ही जाएगा कि बहुत आसानी से आप ये जो 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, इसमें कम से कम 20 से 25 प्रश्नों को तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। और अगर इतने प्रश्न आपके सही हो गए तो यकीन मानिए आप उन अभ्यर्थियों में रहेंगे, आप उन विद्यार्थियों में रहेंगे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी। तो यहाँ पर जो मैं आपके लिए एक करिकुलम तैयार करके लाया हूँ और जिस प्रकार से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती थी, जिसे आप लोगों के द्वारा ही सुपर टेट नाम दिया गया था, इसके पहले जो हुई थी परीक्षा 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो उसमें भी जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन तब ये तय नहीं था कि जीएस के कितने प्रश्न होंगे। फिलहाल एक बात तो अब बिल्कुल तय हो चुकी है कि यूपी में होने वाली सभी शिक्षक भर्तियों में, चाहे वो प्राइमरी लेवल की सुपर टेट नाम की परीक्षा हो, चाहे वो कक्षा 9-10 के लिए टीजीटी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो कक्षा 11-12 के लिए पीजीटी लेवल की परीक्षा हो, या फिर अगर आपने नेट पास किया हुआ है या फिर आप पीएचडी होल्डर हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी 30 नंबर का जीएस रहने वाला है। और अच्छी बात क्या है, बहुत सारे पोर्शन इसमें आपस में मैच कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक अतिरिक्त हैं, उसके बारे में बात हम अलग वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए है, साथ ही साथ सुपर टेट वाले भी इससे बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, अभी तक आयोग ने कोई भी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि आयोग की वेबसाइट पर जो प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा होनी है उसमें भी जीएस की एंट्री हो चुकी है। और कमाल की बात यह है कि कक्षा 10वीं लेवल पर, यानी कि 9-10 के लिए जो वहाँ पर प्रधानाध्यापक की भर्ती होनी है और इंटरमीडिएट पर जो प्रधानाचार्य की भर्ती होनी है, उसमें भी 30 प्रश्न ही जीएस के रखे गए हैं। और इसमें जो सिलेबस है वो कॉमन है। सो आप ये मान के चल सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें भी जीएस बिल्कुल यही रहने वाला है। ठीक है, अब जीएस ही है तो यही रहेगा, इससे अतिरिक्त तो कुछ और पूछा जा ही नहीं सकता, तो फिलहाल हमें यही पढ़ना है। अब बहुत होगा तो टॉपिक ऊपर नीचे कर देंगे, बस इतना ही होगा। तो जीएस का ये जो सिलेबस है आपके सामने है, 30 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि 30 प्रश्न आपके हो जाएंगे 90 नंबर के। तो 30 × 3 = 90 नंबर, तो बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। 90 नंबर अगर आप छोड़ देते हैं तो ये तो बिल्कुल तय है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी प्लस सुपर टेट में भी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 ही इकाई दी गई है। अब 3 ही इकाई लग रही है। इकाई 1 ये करंट अफेयर की है, इकाई 2 ये भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भारत का भूगोल, ये चारों मिला के एक ही यहाँ पर इकाई दे दिया गया है। तो ये संकेत क्या देता है, ये हमें ये संकेत देता है कि हमें इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत बेसिक जानकारी जो है वो तो पता होनी ही होनी चाहिए। हमें पीसीएस लेवल का जीएस तैयार नहीं करना है, हमें टीजीटी पीजीटी लेवल का जीएस तैयार करना है। ऐसा नहीं कि पूरे साल हम सिर्फ, या जब तक परीक्षा नहीं हो रही है, हम केवल जीएस ही खूब पढ़ रहे हैं। हालांकि जो सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं उनका इससे बहुत अधिक फ़ायदा भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आपने सोशल साइंस से टीजीटी में आवेदन किया, पीजीटी में आवेदन किया, तो यहाँ पर भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, इनमें से कोई भी 2 विषय तो आप हल करेंगे, तो यहाँ पर वो चीज़ें आप अलग से पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तीसरी इकाई दोस्तों ये सामान्य विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सो यहाँ पर आपकी जो क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, तो किस प्रकार से आपकी क्लासेज चलेंगी, देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो आपकी समसामयिकी है, अब समसामयिकी आप चाहें तो 2 साल तक ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है बस उतना ही पढ़िए। अब मान के चलते हैं कि आपकी परीक्षा जो है दिसंबर में होगी, तो अगर दिसंबर में होती है तो आपको जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए। जनवरी 2026 से आपको जो मंथली करंट अफेयर है वो स्टार्ट करना चाहिए। पेड ग्रुप में मैं आपको जनवरी से
जो मंथली करंट अफेयर नोट्स है वो डालना शुरू कर दूंगा। आप उसको पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए और ये क्रम जो है आपकी परीक्षा तक चलता रहेगा। और इसी के साथ साथ भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इस पर जो बहुत ही बेसिक क्लासेज हैं वो आपकी करवाई जाएंगी, ताकि ये चीज़ें पहले तो आप समझ लें। एक जो क्रोनोलॉजी होती है उसको आप समझ लें, जो कालानुक्रम होता है उसको आप समझ लें, और जो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जब वो क्लियर हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर केवल हम करेंगे प्रैक्टिस, और चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी, याद करनी भी पड़ेंगी। हम यहाँ पर ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रहें, और जब आप परीक्षा भवन में रहें तो चीज़ें आपको याद आ जाएं। और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक हम खोजेंगे ताकि जब परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो वो ट्रिक आपके दिमाग में क्लिक करे और आंसर आपको पता चल जाए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे, ये जो चारों सब्जेक्ट आपके हैं, और इसी प्रकार से जो आपकी तीसरी इकाई है इसका भी अध्ययन करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर अब हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे, और यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि जो टॉपिक आपकी परीक्षा में है उन्हीं टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर रखे जाएं। हालांकि केवल 30 प्रश्न हैं तो सभी को शामिल कर पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था। मेरा प्रयास ये भी रहा है कि प्रश्नों को सीक्वेंस वाइज रखा जाए, क्रम से रखा जाए, ताकि एक कहानी की तरह आपको लगे और चीज़ें आपको एक दूसरे से संबद्ध लगे, चीज़ें आपको याद होती ही रहें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और ये टॉपिक हॉट टॉपिक में आप रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, दिवस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दिवस और थीम से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि जो नए दिवस घोषित किए जाते हैं या जो दिवस पर्यावरण या किसी बीमारी से संबंधित होते हैं, उन दिवस को तो बिल्कुल रट के रखना है, और उनकी थीम भी। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष 1 जून को मनाए जाने वाले विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे 2026 की थीम क्या है? ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे, तो 2026 में इसकी थीम आपसे पूछ लिया है, और इसकी थीम है महिला किसानों का सम्मान, यानी कि सेलिब्रेटिंग वुमन फार्मर्स। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वर्ल्ड मिल्क डे की स्थापना होती है FAO के द्वारा 2001 में। अब ये FAO क्या है? ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसकी स्थापना होती है 2001 में। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक बात शायद क्लिक करे या ना करे, मैं बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन रखता हूँ। FAO को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्यों मिला था, कब मिला था? हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्या आपके दिमाग में आ रहा है? फिलहाल इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में। वर्ल्ड मिल्क डे ये होता है 1 जून को, जबकि नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में पहला स्थान रखता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन होता है वो यूपी में होता है, फिर राजस्थान में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है। ओके, ध्यान देना, एक होता है वर्ल्ड वीगन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो कि केवल प्लांट पर अपना जो फूड है वो डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर एनिमल का कोई प्रोडक्ट है, दूध ही क्यों ना हो, उसको भी वो इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं वीगन। तो वर्ल्ड वीगन डे होता है 1 नवंबर को, जबकि नेशनल मिल्क डे कब होता है? 26 नवंबर को। और हाल ही में मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड मिल्क डे ये होता है 1 जून को। तो सारे फैक्ट आप रट के रखिएगा। और हर साल 26 नवंबर को मनाया जाने वाला जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में मनाए जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती की याद में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले तो ये SRS क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट आई थी 2024 में, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो फ्रेंड्स, ये हो गई है 1.9। ठीक है, जबकि जनसंख्या स्थिर रहे इसके लिए जरूरी है कि जो प्रजनन दर है वो 2.1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर यही प्रजनन दर आगे भी चलती रही तो भारत में जनसंख्या दर जो है वो घटनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल 1.9 है। और ये जो SRS है इसका मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और एक बात और भी कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत में बच्चे पैदा होने की दर कम हो रही है। वर्तमान जो दर है वो 1.9 है। जनसंख्या स्थिर रखने के लिए TFR होना चाहिए 2.1। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाँ एक बात और, बिहार में जो TFR है ये 2.9 है। ये पूरे भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। बिहार में TFR कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 2.9 है। यूपी में 2.6 है, दिल्ली का 1.2 है। आप समझिए दिल्ली का 1.2 है। अगला क्वेश्चन, SRS स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने वाली आबादी ये स्थिर है या फिर घट रही है या बढ़ रही है या फिर अनिश्चित है। देखो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई थी 2024 की, इसमें ये कहा गया था कि भारत में काम करने वाली आबादी यानी कि जिनकी उम्र 15 वर्ष से स्टार्ट होकर 59 वर्ष के बीच में है, 59 ईयर के बीच में जो लोग हैं, तो इनकी जो आबादी है लगातार बढ़ रही है। हालांकि ये भी है कि जो बच्चे हैं यानी कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट ये कम हो रही है, मतलब बच्चों की संख्या कम हो रही है। और ये रिपोर्ट ये बताती है कि फिलहाल 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या मात्र 24% है। काम करने वालों की आबादी जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच में है ये लगातार बढ़ रही है। बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ चुकी है और अब औसत विवाह की आयु लगभग 23 वर्ष हो चली है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजा पर्व फेस्टिवल का आयोजन किस प्रदेश में किया गया। दोस्तों, ये जो रजा पर्व होता है इसका आयोजन किस स्टेट में होता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर बनेगा उड़ीसा में। और जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो इसे कहते हैं मिथुन संक्रांति, ये तो आप जानते ही हैं। तो उड़ीसा में इसी दिन से रजा पर्व शुरू होता है। रज एक शब्द होता है और ये जो शब्द है आपको पता ही है कि एक हिंदी में शब्द होता है रजस्वला होना। ठीक है, यानी कि मासिक धर्म से संबंधित यह शब्द है। तो ये माना जाता है कि धरती माँ रजस्वला हैं और खेती जुताई आदि काम बंद कर दिए जाते हैं और 3 दिनों तक मतलब कोई भी खेत की जुताई या उस पर खेती संबंधी कोई भी काम नहीं करता है। ओके, ये है आपका रजा पर्व और मनाया जाता है कहाँ पर, ओडिशा में। ओके, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस 2026 कब मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस 2026 दोस्तों इसे प्रतिवर्ष मनाते हैं 15 जून को। कब मनाते हैं, 15 जून को। और वैश्विक पवन दिवस यानी कि लोगों में पवन ऊर्जा के प्रति जागरूकता पैदा करना, यही इस दिवस को मनाने का लक्ष्य है, टारगेट है। और इसकी थीम है 2026 में विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन, यानी कि महत्वाकांक्षा से तेज प्रगति की ओर। और इसे कब से मनाया जाना शुरू किया गया, तो 2007 में यूरोप से। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया में किस स्थान पर है, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो इसका उत्तर रहेगा चौथे स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। कुल स्थापित क्षमता मानी जा रही है 56.09 गीगावाट। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता किस स्टेट की है, तो ध्यान देना राजस्थान की। 2030 तक देश का जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, उसको बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2030 तक। अभी कितनी है, 56.09 गीगावाट है। ओके, और अगले 6 सालों में, 2030 के बाद अगले 6 सालों में इसे बढ़ाकर 156 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। अपतटीय पवन परियोजनाएं जो हैं ये गुजरात और तमिलनाडु में हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुंडा ज्वेलरी, भगैया सिल्क और कुचाई सिल्क किस राज्य के प्रोडक्ट हैं जिनको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों मुंडा ज्वेलरी, भगैया सिल्क और कुचाई सिल्क ये झारखंड के उत्पाद हैं और इनको जो है हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर झारखंड में ऐसा नहीं कि केवल यही 3 प्रोडक्ट हैं। झारखंड में अब तक कुल 11 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको GI टैग मिल चुका है। इसमें भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस शिल्प, केसरिया कलाकंद, कोडरमा डोकरा क्राफ्ट, चंदर बदौनी पपेट्स, तसर सिल्क,
और साड़ी, ये टसर सिल्क से जो साड़ी बनती है दोनों, जादू पटुआ पेंटिंग, पंची साड़ी और झारखंड बेनाम हैंडक्राफ्ट। ठीक है, तो ये 11 प्रोडक्ट हैं जिनको, झारखंड के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनिए। देखो दोस्तों, ये इतिहास के प्रश्न हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसा कि आप जानते ही हैं, इसको बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में, और ये दीन पना, ये एक शहर का नाम है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बनेगा आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर बनेगा आपका अलाई दरवाज़ा, फिर दीन पना और फिर बुलंद दरवाज़ा। तो इनका जो सही क्रम है वो रहेगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों बना था 1192 में, मैंने आपको बताया। अलाई दरवाज़ा ये बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये 1311 में बना था। दीन पना 1533 में, और बुलंद दरवाज़ा 1601 में। तो बात करते हैं यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है, तो दोस्तों मिलेगा ये आपको राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, ये एक मस्जिद है और भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, और अजमेर में सबसे पुराना जीवित स्मारक भी है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद शुरू करवाया था। आपको पता है ना, ये तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1191 में, इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। ठीक है, तो ये तो याद ही होगा आपको। नेक्स्ट आपका है दीन पनाह। तो दीन पनाह क्या है दोस्तों? दीन पनाह मतलब इसका अर्थ होता है विश्वास की शरण। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बाद में शेरशाह सूरी ने दीन पनाह को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम शेरगढ़ रखा था, जो बाद में पुराना किला के रूप में जाना गया। बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा के बारे में। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कब करवाया था? 1601 ईस्वी में। और यह दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और यह अपनी विशालता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं अलाई दरवाज़ा के बारे में। तो अलाई दरवाज़ा मैंने आपको बताया था, खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये जो अलाई दरवाज़ा है ये आपको कुतुब मीनार परिसर, जो कि महरौली दिल्ली में है, तो वहीं पर कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी छोर का मुख्य द्वार है। यह लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर जो 4 किताबों के नाम दिए गए हैं, किताबुल हिंद, अकबरनामा, मिराते मुल्क और आलमगीरनामा, तो इनमें से केवल एक लेखक का नाम सही है, बाकी के नाम यहाँ पर गलत हैं, उनको आपको पहचानना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो विकल्प ए है, यानी कि किताबुल हिंद जो किताब है इसके लेखक हैं अलबरूनी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अब प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स, अकबरनामा के लेखक जो हैं वो अबुल फजल हैं। मिराते मुल्क ये जो किताब है इसके लेखक चिश्ती सूफी संत ताजुद्दीन है, ये रट के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आलमगीरनामा, तो दोस्तों आलमगीरनामा मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का एक दरबारी इतिहास है, और आलमगीरनामा लिखा गया है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, और यह पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का विवरण देती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा एग्जाम में कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक खंड का इतिहास है। तो दोस्तों जो ये अकबरनामा है ना, ये 3 खंडों में है। तो ये जो 3 खंड हैं वो इस प्रकार से हैं, यहाँ पर देखिए आप। तो जो पहला खंड है उसमें अकबर के पूर्वजों बाबर और हुमायूं का इतिहास है। ठीक है, दूसरा खंड अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाएं, और तीसरा खंड ये है आईने अकबरी, जिसमें प्रशासन और साम्राज्य का वर्णन है। तो यहाँ पर यही है कि जो आपका आईने अकबरी है वो तीसरा खंड है। ठीक है, ये आपका विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये दोस्तों हुआ था 1749 में शुरू हुआ था, न कि 1750 में, और ये चला था कब तक? 1754 तक। यानी कि जो आपका उत्तर है ये विकल्प बी होगा, ये सुमेलित नहीं है।
कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक, करेक्ट है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, ये भी सही है। आपका उत्तर बनेगा विकल्प बी। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754, और आपको पता ही है कि कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध 3 युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक 2 साल चला था। इसकी समाप्ति होती है एक्सला चैपल की संधि से। बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सला चैपल की संधि या फिर जो आपकी पेरिस की संधि है, ये किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। तो ये आपको रट के रखना पड़ेगा कि पहला जो कर्नाटक युद्ध है समाप्ति होती है एक्सला चैपल की संधि से। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक, यह एक अनिर्णायक युद्ध था। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था ये 1758 में शुरू हुआ, 1763 तक चला था, और ये समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, तो इनका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप मैप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर मिलेगा आपको थाल घाट। थाल घाट कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। फिर मिलेगा आपको, ये देखिए भोर घाट है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। और ये है आपका पाल घाट। ठीक है, पाल घाट कहाँ पर है, तो ये केरल में स्थित है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आएगा थाल, फिर उसमें आएगा भात, फिर आएगा उसमें दाल। थोड़ा सा मिला के देखिए, तो थाल भोर पाल। ठीक है, तो थाल में भात और दाल, भ से भात और प को मान लीजिए द, तो थोड़ा सा याद करने में सुविधा रहेगी। तो देखो फ्रेंड्स, थाल घाट, इसका एक नाम और भी है कसारा घाट, और ये लोकेशन कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। तो ये मुंबई को नासिक और इगतपुरी के रास्ते उत्तर भारत के मार्गों से जोड़ता है, थाल घाट। नेक्स्ट है आपका भोर घाट, तो ये भी महाराष्ट्र के खंडाला और खोपोली के पास स्थित है, और यह मुंबई को पुणे शहर से जोड़ता है। पाल घाट, तो यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह केरल को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है, कोच्चि से चेन्नई को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर सूची 1 क्या है, अनुच्छेद 26। देखिए दोस्तों, जितने भी आपके अनुच्छेद हैं ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से भी आपकी क्लास चलेगी। फिलहाल सारे अनुच्छेद रट लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे, जो कि पॉलिटी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो अनुच्छेदों से ही पूछे जाते हैं, और भारतीय संविधान को समझ लेना बहुत ही आसान होता है। तो फिलहाल इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा से दूंगा। और हाँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जाकर अभी देख लीजिएगा आप लोग। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। तो अनुच्छेद 26 का संबंध जो है, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से है। यानी कि 3 का जो तीसरा विकल्प है ये करेक्ट है, ये ए का तीसरा विकल्प आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 40, इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायतों का गठन, इसका संबंध 4 से हो गया। अनुच्छेद 98, ये दोस्तों है संसद का सचिवालय। ठीक है, और 239 में क्या है, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। देखो फ्रेंड्स, ये जो 2011 की जनगणना है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई भी जनगणना कंप्लीट नहीं हुई है। शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुकी है। तो जो आंकड़े हैं 2011 के वो अभी भी इंपॉर्टेंट हैं। सो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पर लेक्चर आपका हो चुका है और पेड ग्रुप में मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, बस उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2011 की जो जनगणना है उसके मुताबिक भारत की जो नगरीय जनसंख्या है दोस्तों, ये 31.2% है। यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। तो अगर ऐसे देखेंगे आप तो यहाँ पर लगभग 37.71 करोड़ जनसंख्या ये नगर में रहती थी, 31.16%। तो आप जानते ही हैं कि इसको आप 31.2% लिख सकते हैं। और बाकी 100 में से आप घटा दीजिए तो जो बचता है 68.84%, ये आंकड़ा जो है वो ग्रामीण जनसंख्या का है। ये संख्या लगभग बैठती है 83.30 करोड़। ठीक है, और 2001 की तुलना में वृद्धि कितनी होती है, तो वर्ष 2001 में शहरीकरण का जो स्तर था ये 27.81% था, जो कि 2011 में हो गया 31.16%। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो फ्रेंड्स,
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो रट के रखिएगा। इसकी स्थापना होती है 1965 में, जबकि सही जवाब है इसका 1963, यानी कि पहला जो विकल्प है ये आपका गलत है। यह वाराणसी में स्थित है दोस्तों, ये वाराणसी में नहीं बल्कि ये स्थित है नवाबों के शहर लखनऊ में, तो दूसरा विकल्प भी आपका करेक्ट है। तो न तो एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है। ध्यान देना इसको कि जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है लखनऊ में है और 13 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और यह उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, ये दोस्तों कथन बिल्कुल सही है। गन्ने की कम उपज, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ में जो प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज है वो उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा है, तो ये कथन सही है। कम पेराई सत्र, ये भी सही है। उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं, दूसरा कथन भी सही है। तो दोनों कथन आपके करेक्ट हैं, विकल्प 1 और विकल्प 2, ठीक है। भारत में जो आधुनिक चीनी उद्योग स्टार्ट होता है तो इसकी शुरुआत होती है 1903 में। 1903 में यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी, ये रट के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारत की तुलना में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज कम होती है। यहाँ का पेराई सत्र भी छोटा होता है, लगभग 4-5 महीने का ही होता है। इसके अलावा पुरानी और अक्षम मशीनरी तथा असंतोषजनक अवसंरचना के कारण चीनी मिलों को उत्पादन में भारी समस्याओं और घाटे का सामना करना पड़ा है और इन्हीं कमियों के कारण चीनी उद्योग अब धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? दोस्तों गुप्त काल में सबसे बड़ा, जैसे कि आप जानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये प्रदेश सबसे बड़ा माना जाता है प्रदेश, और प्रदेश जो होता है दोस्तों ये बढ़ता है किसमें? मंडल में। मंडल जो होता है दोस्तों ये जिलों में बढ़ता है और जो जिले होते हैं फिर उनको तहसीलों में बांटा जाता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। इसी प्रकार से सबसे बड़ा जो प्रदेश स्तर पे माना जाता था ये भुक्ति था, भुक्ति के बाद जिला मंडल स्तर पर विषय था, फिर जिला स्तर पर ये वीथी है और फिर ग्राम है। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी जो कि आज भी है। तो इस प्रकार से ये प्रशासनिक विभाजन होता है, भुक्ति विषय वीथी ग्राम, बस इतना आप रट के रखिएगा, बाकी कुछ गलत नहीं होगा एग्जाम में। ओके, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी करेक्ट है। 1 और 2 दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति ही किसी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया के रूप में अधिसूचित करता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। वर्तमान में देश के 10 राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित हैं। और दूसरा पॉइंट कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को जनजाति सलाहकार परिषद TAC का गठन करना अनिवार्य है और TAC में कुल 20 सदस्य होते हैं। इनमें से 3/4 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये जो PDF है अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो या तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर जब 10 टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो PDF मैं आपको पेड ग्रुप के अलावा डायरेक्ट डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें बहुत ही नॉमिनल कास्ट देकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो बेहतर ये होगा कि आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी PDF हैं और डेली क्विज हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कोयला के संदर्भ में। यहाँ पर देखिए कुल मिला के 2 कथन हैं कोयले के बारे में। पहला कथन कि भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, करेक्ट है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं, ये भी आपका करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों के दोनों कथन आपके सही हो रहे हैं। चीन के बाद दुनिया में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में ही होता है। और भारत में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये 3 राज्य हैं जहाँ पर कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो रट के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि जो डीपीएसपी हैं वो न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, करेक्ट है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी करेक्ट है। 1 और 2 दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। तो देखो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार, अनुच्छेद रट के रखिएगा, तो 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश के शासन में मौलिक और कानून निर्माण में राज्य का कर्तव्य है। जबकि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी ये कहाँ पर मिलेंगे, तो भाग 4 में मिलेंगे। रट के रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य मिलेगा आपको डीपीएसपी, और इन्हें लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। और इन्हें मुख्य रूप से समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों में बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, पहला कथन है कि मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का 73वां संस्करण होगा और यह 5 सितंबर 2026 को वियतनाम में आयोजित किया जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो इसके पहले 2025 में जो 72वां संस्करण हुआ था उसकी विजेता कौन थी, तो ये थी ओपर सुचाता। अब एग्जाम में अक्सर पूछता है कि मिस वर्ल्ड कहाँ की हैं, किस देश की हैं, तो ध्यान देना कि ओपर सुचाता जो कि 2025 में 73वें संस्करण की विजेता हैं, मिस वर्ल्ड 2025 ओपर सुचाता, ये कहाँ से हैं, तो थाईलैंड से हैं। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी आपका सही है, तो दोनों विकल्प आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो 72वां संस्करण हुआ था इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया था, और विनर मैंने आपको बताया कि थाईलैंड की रहने वाली 21 साल की ओपर सुचाता रही हैं। उप विजेता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सुन लीजिए कि ये इथियोपिया की हॉसेट डेरेज रही हैं, और भारत को रिप्रेजेंट किया गया था नंदिनी गुप्ता के द्वारा, हालांकि वे टॉप 20 में रही थी, ठीक है। और भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को अब तक 3 बार होस्ट किया है, पहली बार 1996 में, दूसरी बार 2024 में, फिर 2025 में। तो ये तो 2 लगातार हो गए, 2024 और 2025 में। इसके पहले हुआ था 1996 में, ठीक है। तो 1996 वाला हुआ था बेंगलुरु में, 24 वाला मुंबई में, 25 वाला हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है किस पुस्तक में सबसे पहले मिलता है भारतवर्ष, तो मिलता है अष्टाध्यायी में। अब आप यही बताइए कि अष्टाध्यायी जो किताब है इसके लेखक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक हैं पाणिनि। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया कि भारत देश का नाम भारतवर्ष सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है, तो ध्यान देना, किताब का नाम हो गया अष्टाध्यायी, अभिलेख का नाम हो गया हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। और हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख ये मिलता है सासानी अभिलेख में, 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में कौन से 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। ये प्रश्न रटने वाला है और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ भी जाता है। सही जवाब इसका होगा अक्वा वीवा और मांसेराट, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों पादरी अक्वा वीवा और मांसेराट ये अकबर के निमंत्रण पर भेजे गए थे। इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों से चर्चा के लिए अकबर ने इन्हें बुलाया था। ओके, नेक्स्ट है, मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, करेक्ट है। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया गया था हाजी इब्राहिम सरमिंदी के द्वारा, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों, रास तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद टोडरमल ने नहीं किया है, यानी कि आपका जो पहला कथन है, तीसरा कथन है, यही दोनों सही हैं, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। तो रास तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद अगर टोडरमल ने नहीं किया तो किसने किया, तो ध्यान देना, रास तरंगड़ी का फारसी अनुवाद मौलाना सैरी ने किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए शासक और उपनाम, जैसे कि बहादुर शाह, आप जानते हैं बहादुर शाह को कहा जाता है साहेब खबर, और ये 65 वर्ष की उम्र में जब 1707 में जब मर गया था कौन, औरंगजेब, तो उसका ये ज्येष्ठ पुत्र था जो कि सुल्तान बना था, ठीक है। फर्रुखसियर को दोस्तों कहा जाता है घृणित कायर, और जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। बस यही आपको मैच कराना है, बाकी चीज़ें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे कि
साइमन कमीशन ये दोस्तों कब आया था? ये आया था 1928 में, और उस समय जो वायसराय था लॉर्ड इरविन था, करेक्ट है। रॉलेट एक्ट दोस्तों ये आया था मार्च 1919 में, आपको याद ही होगा, और उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भी करेक्ट है। वुड डिस्पैच ये 1854 में और आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, ये भी करेक्ट है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक पहली जनगणना, तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो पहली जनगणना हुई थी उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक नहीं था, बल्कि कौन था? तो था दोस्तों कौन? 1972 में लॉर्ड मेयो, ठीक है। और नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में, उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन था, ठीक है। ये फैक्ट बहुत बार रिपीट हुआ है, सो इसे रट के जाइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम वेंटिक, तो ये आपका करेक्ट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हेकल, ये सही नहीं है। शिशुबोध प्रतिबंध लॉर्ड विलेजली, करेक्ट है। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये आपका करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये आया था 1856 में, और इस समय लॉर्ड हेकल नहीं था बल्कि लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको पहचानना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, करेक्ट है। साइमन कमीशन की स्थापना ये देखो दोस्तों आया था 1927 में, 1927-28 माना जाता है, तो ये भी करेक्ट है। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1940 में, ये गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों हुई थी ये 1939 में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको पता है ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, 3 मई 1939 को। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही इस वामपंथी गुट की शुरुआत की थी, और स्थान था मकर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी जो अधिवेशन हैं उनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जो है उसको देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिलेगा, या फिर आप सर्च करिएगा सीधे सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको आप देख डालिएगा। निश्चित तौर से यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों जो गैसों का दाब होता है उसको मापा जाता है किससे? पोटोमीटर, आंडोमीटर, मैनोमीटर, वेंचुरीमीटर। सही जवाब बनेगा इसका मैनोमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। पोटोमीटर ये दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के काम में आता है। आंडोमीटर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है। मैनोमीटर गैसों का दाब, और वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति को मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी यानी कि मैमल नहीं है? तो सील, व्हेल, मगरमच्छ और डॉल्फिन में दोस्तों स्तनपायी नहीं है मगरमच्छ, बाकी सब इसमें स्तनपायी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ यहाँ पर आपको सुमेल करना है। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ए का 3 मैच हो गया। प्रकाश रासायनिक धुंध, दोस्तों इसकी जो वजह होती है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आपका बी हो गया। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सी हो गया। और ओजोन परत की कमी का कारण होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। सो इस प्रकार से आप इसको मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बताइए कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर आप लगातार ऐसे प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और पेड ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।